हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग लेके आए हैं यूपी पीजीटी 2021 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, और जिसका पहला एपिसोड मैंने रिलीज कर दिया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अभी हम एक नया एपिसोड लेके आए हैं जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2021 फिजिक्स के पेपर के सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो एक्सरेज के बारे में है। ठीक है, तो इसमें आपको ये बताना है कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का जो स्पेक्ट्रम आता है उस स्पेक्ट्रम में शार्प पीक्स होते हैं या नहीं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के साथ शार्प पीक होते हैं या नहीं। तो आप लोगों ने स्पेक्ट्रम देखा होगा, इंटेंसिटी और लैम्डा के बीच में अगर ग्राफ खींचते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के लिए, अगर हम आई और लैम्डा वेवलेंथ और आई इज द इंटेंसिटी के बीच में जब हम ग्राफ खींचते हैं, प्लॉट बनाते हैं, तो आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का प्लॉट आपको देखने को मिलता है, इस तरीके से। ठीक है, ऐसा करके आपको एक प्लॉट मिलता है। तो इसमें क्या मतलब क्या हो रहा है कि ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है और उस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में कुछ शार्प पीक प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फ्रॉम सब्सटेंस ऑफ हायर एटॉमिक नंबर आर ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ देन दोज ऑफ लोअर एटॉमिक नंबर। मतलब ये कह रहा है कि एटॉमिक नंबर का वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि इस तरीके से आप जानते हो कि एक्सरेज के लिए, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के लिए अगर हम इस तरीके से चेक करें रिलेशन, तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू होता है आर, और ये होता है जेड माइनस बी, या फिर चलो के अल्फा एक्सरेज के लिए अगर हम चेक करें तो इस तरीके से आता है Z-1 का होल स्क्वायर इनटू में 1/1 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हो बच्चे कि जो लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z-1 हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z-1। अब आप सोच के देखिए, जिसका Z हायर होगा उसका लैम्डा कम होगा। सवाल में क्या कह रहा है? द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फ्रॉम सब्सटेंस ऑफ हायर एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, हैज लॉन्गर वेवलेंथ। तो ये गलत हो गया कि अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो वेवलेंथ क्या होगा? कम होगा। लेकिन इसमें क्या कह रहा है? हायर एटॉमिक नंबर वाले का लॉन्गर वेवलेंथ होगा। ठीक है, लॉन्गर वेवलेंथ होगा, तो इसका मतलब है हाई एटॉमिक नंबर अगर हाई करोगे तो वेवलेंथ शॉर्ट हो जाएगा, ना कि लॉन्ग। ठीक है, तो देखिए अगर जेड का वैल्यू आप इंक्रीज करोगे, ठीक है, जेड का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा तो लैम्डा का वैल्यू जो होगा वो डिक्रीज होगा। लेकिन इस ऑप्शन में क्या कह रहा है? इस ऑप्शन में कह रहा है कि जेड का वैल्यू अगर आप इंक्रीज करोगे तो लैम्डा का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप क्या कहोगे? ये ऑप्शन हो गया आपका इनकरेक्ट। ऑलराइट, अगला देखिए, एक्सरेज फ्रॉम हायर एटॉमिक नंबर आर मोर पेनिट्रेटिंग। अब देखिए ये यूं कह रहा है कि जिस एक्सरे का, जो एक्सरे हायर एटॉमिक नंबर से है, हायर एटॉमिक नंबर वाले एटम से जनरेट हुई है, उस एक्सरे की पेनिट्रेशन ज्यादा होगी। तो देखो पेनिट्रेटिंग होने का मतलब क्या है? पेनिट्रेशन कब ज्यादा होगी? पेनिट्रेशन जब ज्यादा होगी जब एनर्जी ज्यादा होगी। एनर्जी ज्यादा होगी तो पेनिट्रेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? एनर्जी के। और हम जानते हैं एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? फ्रीक्वेंसी के। यस है ना? और हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? लैम्डा। और 1/1 लैम्डा है। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। और हम जानते हैं कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z-1 होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z-1 होगा। क्लियर है? देखो भाई, पेनिट्रेशन ज्यादा कब होगा? जब एनर्जी ज्यादा होगा।
एनर्जी ज्यादा कब होगा? जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। फ्रीक्वेंसी ज्यादा कब होगा? जब वेवलेंथ कम होगा। और वेवलेंथ कम होगा। और वेवलेंथ कम कब होगा? जब जेड ज्यादा होगा। जेड ज्यादा होगा। जो जेड ज्यादा है इसका मतलब हाइयर एटॉमिक नंबर, करेक्ट। तो हाइयर एटॉमिक नंबर के लिए पेनिट्रेशन ज्यादा होगा। फिनिश। अगला ऑप्शन, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट है। यस या नो? तो ये स्टेटमेंट करेक्ट दे रखा है। अगला ऑप्शन देखिए। अगला ऑप्शन कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे आर जनरेटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ हायर इनर सेल जम्प्स टू लोअर। ये कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में ट्रांसफर करता है, ठीक है, तो हायर से किस में जा रहा है? लोअर में ट्रांसफर करता है, तो तब हम कहते हैं कि यहां से एक्सरे निकलेगा। क्या निकलेगा? एक्सरे निकलेगा। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका मतलब सवाल में पूछा है कि आपके पास, अच्छा इसमें ना करेक्ट स्टेटमेंट नहीं पूछा, इसमें पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? तो ये हो गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपका सेकंड आंसर क्लियर है। ओके ओके, तो ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है 26। चलिए देखो भाई, क्वेश्चन नंबर है 27 और ये कह रहा है कि आपके पास acromatic condition of two thin lenses of focal length f1 and f2 is achieved if separation between them is equal to। ये कह रहा है आपके पास दो लेंस है भैया, एक लेंस है L1 दूसरा लेंस है L2, दोनों के बीच का सेपरेशन D है और सेपरेशन D का वैल्यू कितना रखें ताकि एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बन जाए। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बनने का क्या मतलब समझ रहे हैं आप? एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर दो लेंसों को इस प्रकार से एडजस्ट किया गया है, यहाँ पर डिफरेंट कलर नहीं दिखाई देंगे बल्कि एक पॉइंट पर फोकस हो जाएंगे, सारे फोकल लेंथ सेम हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपको निकालना है एक्रोमेटिक कंडीशन किस सेपरेशन पे मिलेगी। तो इसका डेरिवेशन बहुत लॉन्ग है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं D = F1 + F2/2 पे मिलेगी। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए देखो भाई, ये क्वेश्चन है ट्यूनिंग फोर्क का और इसमें कह रहा है कि आपके पास एक ट्यूनिंग फोर्क है जिसका फ्रीक्वेंसी 260 हर्ट्ज है, ठीक है। ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोर्क का कितना दे रखा है? 260 हर्ट्ज। और इसमें कह रहा है कि वाइब्रेटेड विद अ सोनोमीटर वायर, ठीक है, एंड 5 बीट्स आर हियर। नंबर ऑफ बीट कितने आ रहे हैं? 5। तो 5 बीट्स आर हियर। ओके, अभी क्या कह रहा है? इससे आगे बोल रहा है कि अगर टेंशन इन द वायर स्लाइटली इंक्रीज, अगर वायर में टेंशन बढ़ता है तो बीट फ्रीक्वेंसी ऑल्सो इंक्रीज, बीट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोनोमीटर कितना होगा? तो देखो भाई, अपने पास है ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है, ट्यूनिंग फोर्क है एक, गौर से देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और दूसरा है सोनोमीटर, सोनोमीटर, ठीक है। सोनोमीटर इस तरीके से होता है, मान लो सोनोमीटर में एक वायर होता है ऐसे, इस तरीके से, और इसके पास में, और ट्यूनिंग फोर्क इस तरीके का होता है ना। जब ट्यूनिंग फोर्क को इसके पास लाया जाता है, ठीक है, तो ये सोनोमीटर में वाइब्रेशंस आते हैं, ठीक है। सोनोमीटर में क्या आते हैं? वाइब्रेशंस, ठीक है। तो इसमें वाइब्रेशंस आते हैं जब ट्यूनिंग फोर्क को इसके पास लाया जाता है और ट्यूनिंग फोर्क खुद वाइब्रेट कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 260 हर्ट्ज। तो देखो भाई, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है F1 का वैल्यू 260 हर्ट्ज और इसकी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है F2 का वैल्यू, ठीक है। और दोनों के बीच में जो बीट फ्रीक्वेंसी है, बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी डेल्टा F और इसका वैल्यू दे रखा है 5, ठीक है। तो बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है F2 - F1। या अब देखो, अब दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 है, ठीक है। अब 5 है तो आप बताइए, अगर आपको F2 निकालना है तो F2 = क्या हो जाएगा? 260 ± 5। तो F2 का वैल्यू कितना आ सकता है? या तो 265 आ सकता है या 255 आ सकता है। ये दो वैल्यू हो सकती है, ठीक है, ये दो वैल्यू आ सकती है F2 की, ठीक है, या तो 265 या 255। लेकिन क्वेश्चन में ना एक कंडीशन दे रखी है, देखो दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, 255 भी सही हो सकता है
और 265 भी सही हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन क्या दे रखी है, अगर टेंशन इन द वायर इंक्रीज किया जाए तो बीट फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगा। टेंशन इन द वायर अगर इंक्रीज किया जाए तो बीट फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो सोच के देखिए। आप क्या जानते हो कि अगर ये वायर है आपके पास, इस वायर में स्टेशनरी वेव बनेगी और उसका जो स्पीड होता है, वेलोसिटी जो होता है, वो इस तरीके से आता है अंडर रूट टी बाई म्यू। म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ। तो अगर आप टेंशन को बढ़ाओगे तो वी भी बढ़ेगा, ठीक है। और आप क्या जानते हो, अगर टेंशन बढ़ेगा तो वी भी बढ़ेगा, और टेंशन बढ़ रहा है वी का वैल्यू भी बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है तो वी का वैल्यू भी बढ़ रहा है। क्लियर है। और आप जानते हो कि फ्रीक्वेंसी जो होता है इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है वी अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो आप बताइए, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होगा, अगर वी बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा। इसमें कह रहा है कि टेंशन इन द वायर अगर इंक्रीज करता है तो फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रहा है। बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है, मतलब बीट फ्रीक्वेंसी, अब जो नया बीट फ्रीक्वेंसी आएगा ना, अब हम ये कह रहे हैं कि अगर वायर की टेंशन को बढ़ा दें, वायर की टेंशन को बढ़ा दें, तो वायर की टेंशन को बढ़ा दें तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा, F2 जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर F2 चेंज हो जाएगा, और इसमें ये कह रहा है कि इसको बढ़ाने पर डेल्टा F इंक्रीज हो जाता है, डेल्टा F इंक्रीज हो जाता है, मतलब डेल्टा F 5 नहीं आएगा, 5 से ज्यादा आएगा। डेल्टा F जो है वो 5 से ज्यादा आएगा, मतलब बीट फ्रीक्वेंसी 5 से ज्यादा आएगी। अब सोच के देखो, F1 कितना रखना है 260, लेकिन F2 का वैल्यू जो आएगा वो इस तरीके से आना चाहिए कि बीट फ्रीक्वेंसी 5 से ज्यादा आए, बीट फ्रीक्वेंसी 5 से ज्यादा आए। मतलब कहने का मतलब यह है कि 260 और जो F2 चेंज होकर के F2 डैश बनेगा, F2 डैश बनेगा, तो F2 डैश माइनस F1 ग्रेटर देन होना चाहिए 5, ग्रेटर देन होना चाहिए 5, 5 से ज्यादा होना चाहिए, 5 से क्या होना चाहिए, ज्यादा। अब आप सोच के देखिए, F1 का वैल्यू तो 260 है, F1 का वैल्यू कितना है 260, और F2 का वैल्यू इनमें से कौन सा लिया जाए ताकि डिफरेंस 5 से ज्यादा आए। तो देखो, अगर आपने 250 ले लिया, 255 ले लिया, तो 255 से F2 डैश जो है वो 255 से ज्यादा रखना पड़ेगा, 255 से ज्यादा रखना पड़ेगा। तो सोचिए 260 और 255 से जो नंबर ज्यादा आएगा, जैसे 256 हो सकता है, 257 हो सकता है, 258 हो सकता है, तो उसका डिफरेंस करोगे वो डिफरेंस 5 से छोटा ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम F2 डैश का वैल्यू 265 लेते हो, 265 से ज्यादा लेते हो, तो 265 से जब ज्यादा लोगे तो डिफरेंस 5 से ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये सवाल थोड़ा सोचने वाला है, थिंक करने वाला है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, टेंशन इंक्रीज हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो रहा है, और फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो रहा है तो आपको ऐसा डिफरेंस सिलेक्ट करना है जिससे बीट फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिले, ठीक है। तो बीट फ्रीक्वेंसी 5 से ज्यादा कब मिलेगा, जब आप 265 सेट करोगे, तो 265 इसका आंसर होना चाहिए। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अल्टरनेटिव करंट से लिया गया है, ये भी यूपीपीजीटी का क्वेश्चन है 2021 का। इसमें क्या कह रहा है, देखो, a coil having inductance 0.15 Henry and resistance 15 Hz is connected across a 220 volt 50 Hz line. Okay, compute current in the coil, ठीक है। तो कॉइल में आपको करंट का वैल्यू कंप्यूट करना है, ओके। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की लाइन से कनेक्ट किया गया है। तो ये क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको ये समझना आना चाहिए। तो अगर आपको ऐसे दे रखा है ना 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो इसका मतलब ये आपको गिवन है VRMS का वैल्यू,
ठीक है, ये VRMS दे रखा है, VRMS का वैल्यू दे रखा है 20 वोल्ट। ओके, और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 50 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। और इसमें कॉइल का इंडक्टेंस L कितना दे रखा है 0.15 हेनरी, और इसमें रेसिस्टेंस कितना दे रखा है R का वैल्यू 15 ओम। अब ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन में आपको करंट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो बताइए करंट कैसे वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, I इज इक्वल टू, मतलब इसमें IRMS निकालना है। IRMS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा VRMS अपॉन में इम्पीडेंस Z। अब देखिए Z का वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पर Z इज इक्वल टू, एक तो L है एक R है, तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। तो Z इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर, R कितना है अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या होगा 2 पाई FL, 2 पाई FL, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब Z इज इक्वल टू इसका वैल्यू पुट कर देंगे अंडर रूट 225 प्लस 2 इंटू 3.14 इंटू F 50 हर्ट्ज, ठीक है, इंटू L कितना है 0.515, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हो इसका मल्टीप्लाई करो 52 जा 100, 100 का मल्टीप्लाई इससे करोगे 3.14 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर 15 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो Z इज इक्वल टू आ जाएगा समथिंग अंडर रूट, देखो यहाँ पे हो गया 225 और यहाँ पर भी आएगा 225, तो ऐसा कर लो, इसको ऐसे लिख दो 225 प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे करो 100, 100 का मल्टीप्लाई इससे करो तो ये हो जाएगा 3.14 का होल स्क्वायर इनटू में 225। ठीक है, तो 225 का अंडर रूट बाहर निकाल लो तो Z इज इक्वल टू आ जाएगा 15, और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 225 अंडर रूट हो गया 15 बाहर आ गया, तो ये हो गया 1 प्लस, और इसको सॉल्व कर लो 3.14 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3.14 का होल स्क्वायर। तो इसका वैल्यू हम निकाल के देखते हैं कितना आएगा, अंडर रूट 1 प्लस 3.14, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, और इसका वैल्यू आ रहा है 3.29, ठीक है, और इनटू 15, तो ये हो जाएगा 49.43 के समथिंग। ठीक है, 49.43 के समथिंग आ रहा है। तो अब देखिए IRMS इज इक्वल टू हो जाएगा VRMS कितना दे रखा है आपको 220 अपॉन में, और इसका वैल्यू आ जाएगा 49.43। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर इसका अप्रोक्सीमेट रिजल्ट कितना आएगा, देखो ये इसको 50 के अराउंड आप मान लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 के अराउंड। ठीक है, तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली ऐसे लिख सकते हो 220 अपॉन 50, तो ये हो जाएगा लगभग 4.4 के आसपास आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो 4.4 के आसपास आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, 4.45 के आसपास आपका आंसर आएगा, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखो भाई, अगला क्वेश्चन है कि आपके पास एक क्यूब है और वो एल्यूमिनियम का है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास एक क्यूब है, चलो क्यूब बना लेते हैं पहले।
ठीक है, ये आपके पास क्यूब है। अब ये कह रहा है कि क्यूब का साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है। क्यूब का साइड कितना है? 10 सेंटीमीटर। और ये भी कितना है? 10 सेंटीमीटर, मतलब ईच साइड 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये कह रहा है सब्जेक्टेड टू अ शियर स्ट्रेस ऑफ 100 न्यूटन। इस पे 100 न्यूटन का शियर स्ट्रेस लगाया जा रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो, अगर इस पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, शियर फोर्स 100 न्यूटन लगाया जा रहा है, तो इस पे शियर फोर्स ऐसे लगाया जा रहा है, मतलब नीचे वाला सरफेस जो है वो इसको आप सॉलिड मान लो, तो ऊपर वाले सरफेस पर इस तरीके से फोर्स सरफेस के पैरेलली ऐसे अप्लाई किया जा रहा है। तो ये जो फोर्स है वो कितना है? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। अब बताइए 100 न्यूटन फोर्स जब अप्लाई करोगे तो ये वाला जो सरफेस है, ऊपर वाला सरफेस ऐसे शिफ्ट हो जाएगा आगे को, ऊपर वाला सरफेस ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। और जब ऊपर वाला सरफेस ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये इस तरीके की सिचुएशन हो जाएगी कुछ ऐसे। देखिए, सरफेस ऐसे आ जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे चला गया, और ये यहाँ पे चला गया इस तरीके से। ठीक है, और ये सरफेस आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ओके, अब देखिए, ये सरफेस अगर आपका ऐसे हो गया तो ये यहाँ पे ऐसे डिस्प्लेस हो चुका है। ये कॉर्नर जो है वो, ये कॉर्नर मान लेते हैं, ये कॉर्नर यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो गया, ये कॉर्नर इतना डिस्प्लेस हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है वो दे रखा है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं डी है, और ये दे रखा है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये लेंथ हमको पता ही है, ये लेंथ कितना है भाई? ये लेंथ हम जानते हैं 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कितना एंगल आया? तो यहाँ पे ये एंगल आया 5। ठीक है, ये जो एंगल 5 आता है ना, इस एंगल का जब हम 10 लेंगे, ठीक है, तो ये होता है हमारा tan 5। इसको बोलते हैं शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन ध्यान रखना। तो ये tan 5 इज इक्वल टू क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? ये 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेस कितना है? 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आ जाएगा tan 5 का वैल्यू 0.01 अपॉन 10। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो tan 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10⁻⁻², और नीचे से ये जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻3। तो tan 5 का वैल्यू 10⁻⁻3 आ जाएगा, तो जो कि बहुत कम है। अगर बहुत कम है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू 10⁻⁻3। तो 5 का वैल्यू 10⁻⁻3 हो जाएगा। आप जानते हो ना, अगर 5 बहुत कम है तो आप tan 5 बहुत कम है तो 5 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है tan 5। क्लियर? अब देखो भाई, तो इसमें फोर्स का वैल्यू दे रखा है, ये दे रखा है। अब ये एरिया, ये वाला जो एरिया है ना, जिस एरिया पे फोर्स लग रहा है, वो एरिया कितना आ रहा है? एरिया इज इक्वल टू आएगा 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10⁻², ओके, इनटू में 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अगर आप इसको लिखते हो तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो ये आ गया एरिया। अब आपको निकालना क्या है इस प्रॉब्लम में? आपको इस प्रॉब्लम में निकालना है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ईटा इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्या आएगा? फोर्स अपॉन एरिया अपॉन शियर स्ट्रेन, और शियर स्ट्रेन कितना है यहाँ पर? 5। ठीक है, तो अब बताइए ईटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? फोर्स कितना है? 100 न्यूटन। एरिया कितना आ रहा है? 10⁻⁻2 अपॉन 5 का वैल्यू कितना आ रहा है? 10⁻⁻3। 10⁻⁻3। क्लियर है? तो अभी आप इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻5, और -5 को ऊपर लाओगे तो 10⁻2 ऊपर है, और 5 और आएगा 10⁻7। तो इसका आंसर आएगा 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा।
तो ये तो समझाने में थोड़ा टाइम लगा है, वैसे क्वेश्चन छोटा सा है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि फोर्स ये दे रखा है, साइड ये दे रखा है, तो आप एरिया निकाल लोगे तो फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस आ जाएगा, और स्ट्रेन का वैल्यू निकालने के लिए ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन में लेंथ करना है, ठीक है, उससे स्ट्रेन आ जाएगा, और दोनों का रेशियो ले लेना है, और रेशियो लेने पर ये आ जाएगा आपका ईटा का वैल्यू, और ईटा आएगा 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई थिंक इज इट क्लियर? ओके, तो आई थिंक दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन, क्लियर है ना? ठीक है, नेक्स्ट ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा ये क्वेश्चन जो है वो बोर मॉडल से रिलेटेड है, ठीक है, बोर एटॉमिक मॉडल, ठीक है, बोर एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड है, जिसमें आपसे कह रहा है कि रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट आर नॉट दे रखा है हाइड्रोजन एटम में, ठीक है, एटम कौन सा है? हाइड्रोजन एटम है, ध्यान रखना, ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो आप जानते हो हाइड्रोजन लाइक एटम्स में, देखो ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, इन हाइड्रोजन लाइक एटम्स, अगर हम हाइड्रोजन लाइक एटम्स में बात करें तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट Rn का फॉर्मूला आता है 4πε0 h कट स्क्वायर अपॉन me² इंटू n² अपॉन z। तो आपको पता है कि आप देख रहे हो यहाँ पर Rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है n² अपॉन z, बाकी सारे कांस्टेंट है, ठीक है, 4πε0 कांस्टेंट है, h कट स्क्वायर कांस्टेंट है, m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और e चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये ध्यान रखना, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन का उल्टा आता है, ठीक है, रेडियस में, रेडियस जो होती है वो मास पर डिपेंड करती है, ठीक है, हाँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब देखिए ये हाइड्रोजन लाइक एटम है, हाइड्रोजन लाइक एटम में इस तरीके से होगा n² अपॉन z, ठीक है, बाकी सभी कांस्टेंट है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम में। अगर z का वैल्यू कुछ दे रखा है, जैसे हीलियम, जैसे Li2 प्लस होता, हीलियम 1 प्लस होता, तो हम z का वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए z का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, ठीक है, तो z का वैल्यू 1 हो जाएगा, ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पर z का वैल्यू 1 दे रखा है, अगर यहाँ पर z का वैल्यू 1 दे रखा है तो आप देखिए आपका Rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? n², ठीक है। अब आपसे ये कह रहा है कि फर्स्ट बोर रेडियस, ठीक है, का R0 दे रखा है, ठीक है, फोर्थ बोर रेडियस का निकालना है, तो इसमें ये कह रहा है कि R1 का जो वैल्यू है वो दे रखा है R0, ठीक है, और यहाँ पर n का वैल्यू है 1, और आपको R फोर्थ ऑर्बिट का निकालना है, ठीक है, क्लियर है, और फोर्थ ऑर्बिट के लिए n बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो बस हो गया, फोर्थ ऑर्बिट के लिए निकालना है तो n बराबर 4 यूज कर लीजिए। तो आप क्या करोगे, इस रिलेशन, ये जो रिलेशन है ना आपके पास, इस रिलेशन को ऐसे लिख दो रेशियो में, ठीक है, तो ऐसे लिख दोगे आप R1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर अपॉन R4 अपॉन 4 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहां से आप इसको सॉल्व कर लो, यहां से आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है, तो सॉल्व करने पर आपको क्या मिल जाएगा? R1 का वैल्यू R0 अपॉन R4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 16, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? R4 इज इक्वल टू 16 R0, तो 16 R0 आपका आंसर आएगा, ठीक है, क्लियर? तो ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन में इतना सोचना भी नहीं था, ठीक है, डायरेक्टली आप कर सकते हो कि Rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² है, ठीक है, n का वैल्यू पहले 1 है, 1 से कितना हुआ? 4, तो ये सीधा करो 4 का स्क्वायर, तो आंसर आएगा 16 टाइम्स R0, क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इलास्टिसिटी से है, ठीक है, इसमें कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम U ऑफ ए स्ट्रेट वायर इज, आपको बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है,
स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन आएगा, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन आएगा, 1/4 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन आएगा, 3/4 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन आएगा। ठीक है, तो देखो इसका एक छोटा सा प्रूफ है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपको। ठीक है, देखो भाई, अगर आपके पास कोई भी ऐसे करके हम मान लेते हैं ये यहाँ पर एक वायर है। ठीक है, वायर का ओरिजिनल जो लेंथ है वो L मान लो। ठीक है, अब देखो वायर का ओरिजिनल लेंथ क्या मान लिया आपने, L मान लिया। अब वायर का खुद का मास भी होगा। ठीक है, मास होगा तो यहाँ पर नीचे इस तरीके से एक फोर्स लगेगा। ठीक है, जिसको हम mg लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर अब देखो जब mg फोर्स लगेगा ना यार, तो हम मान लेते हैं कि इसका जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि इसका लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस फोर्स की वजह से। तो हम मान लेते हैं कि इसका लेंथ अभी L था यहाँ तक। ठीक है, L से ये थोड़ा सा ऐसे आ गया। ठीक है, इंक्रीज हो गया। ऑलराइट, तो ये इंक्रीमेंट कितना आ रहा है इसका, x आ रहा है। अब बताइए इंक्रीमेंट करने में क्या हुआ होगा, कुछ ना कुछ वर्क हुआ होगा। ठीक है, क्या हुआ होगा, वर्क। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या है कि इसकी लेंथ जो है वो L है। ठीक है, और अगर ये डिस्प्लेस हो गया तो इस तरीके से डिस्प्लेस हो जाएगा कुछ x। ठीक है, x डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, तो x डिस्प्लेस होने में वर्क हो जाएगा कुछ। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पर अगर इस पोजीशन पे सोचें तो x बराबर कितना है 0, और इस पोजीशन पे कितना डिस्प्लेस होगा x इक्वल टू, अच्छा x इक्वल टू मान लेते हैं कैपिटल X, इतना डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, अब हमें यहाँ से यहाँ तक का वर्क लिखना है। ठीक है, तो देखो वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो हो जाएगा FDX। ठीक है, तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स कितना है mg। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा mg इंटू dx। ठीक है, अब अपन को ना यार ये जो फोर्स है ना ये mg फोर्स है। जैसे मान लो ये कोई ये लेंथ का वायर था, इसको m ब्लॉक लटका करके इसको इस तरीके से खींचा गया mg से। ठीक है, तो ये f है। तो अब हमें क्या करना है, f या mg जो आ रहा है ना ये, इसका वैल्यू पुट करना है यंग मॉडुलस लगाकर। क्या लगाकर, यंग मॉडुलस। ठीक है, यंग मॉडुलस की डेफिनेशन आप जानते हो क्या होता है, बताओ। यंग मॉडुलस इक्वल टू कितना होता है, यंग मॉडुलस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। ओके, ये तो हो गया स्ट्रेस। अपॉन में क्या आता है, अपॉन में आता है स्ट्रेन। ठीक है, और स्ट्रेन कितना है, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, ये आएगा। तो बताइए अगर यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा F। ठीक है, L अपॉन AX। अगर यहाँ से F का वैल्यू निकालें तो F का वैल्यू कितना हो जाएगा, YAX अपॉन L। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इधर पुट कर देंगे इंटीग्रेशन, F मतलब mg, mg का वैल्यू कितना दे रखा है, यही mg है ना, दिस इज इक्वल टू mg। तो इसका वैल्यू कितना है, YAX अपॉन L, और ये हो जाएगा dx। राइट, अब हम लिमिट लगा देंगे। ठीक है, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लग जाएगा, ये एस एफ डी एक्स है ना, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लग जाएगा, लिमिट लग जाएगा आपका 0 से लेके कैपिटल एक्स तक, 0 से लेके कैपिटल एक्स तक। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई ए एक्स स्क्वायर बाई 2। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा एल। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा। अब इसको वर्क, ये वर्क होगा, यही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। तो यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 वाई, ओके, वाई ए एक्स अपॉन एल, वाई ए एक्स अपॉन एल, ये तो बन ही रहा है, इंटू में क्या आ जाएगा, एक एक्स और आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, वॉल्यूम का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा ये क्या हो जाएगा, ये फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू फोर्स
इंटू एक्स, ये आ गया। अब आप क्या देखते हो, देखो ये आ गया इस तरीके से, आपको लेके क्या आना है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है, इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अब आप क्या करो, इसमें और कुछ आ रहा है क्या? तो ये तो आपका एफ हो गया, राइट, और ये हो गया आपका एक्स, ठीक है। अभी क्या करना है, अच्छा ये देखो कुछ इस तरीके से बनना है ना, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, कुछ ऐसे लेके आना है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अगर एरिया का नीचे मल्टीप्लाई कर लें, एरिया का ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्ट्रेस, ठीक है। और देखिए अब हमने क्या किया, आप ऐसा करिए एल का नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एल का ऊपर कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा स्ट्रेन, और ये क्या बन जाएगा वॉल्यूम। तो इसको क्या बोलोगे स्ट्रेस, इसको क्या बोलोगे स्ट्रेन, और इसको क्या बोलोगे वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो ये आ गया, अब आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा U अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। तो आप देखो ये डेरिवेशन तो मैंने ऐसे कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, समझने के लिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी जब किसी वायर को हम स्ट्रेट वायर को जब हम खींचते हैं ना, ठीक है, जब किसी वायर को खींचा जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो आती है वो आती है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर निकालोगे तो ये आएगा 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है। तो देखो अगर इस क्वेश्चन को कोई डायमेंशनली चेक करेगा, अगर डायमेंशनली चेक करेगा तो ये चार ऑप्शन सही है। आपको ध्यान रखना है इसमें बस ये जो फैक्टर आ रहा है ना, ये फैक्टर जो इसमें आ रहा है कि इसमें 1 आएगा या 1/4 आएगा या 1/2 आएगा या 3/4 आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 1/2 फैक्टर वाला आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। तो 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये आएगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का वैल्यू इस तरीके से आ जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है कि टू लेंसेज हैव डिस्पर्सिव पावर का रेशियो इतना दे रखा है, ठीक है। डिस्पर्सिव पावर को भाई ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दे रखा है ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2, इसका वैल्यू कितना दे रखा है 2/3, ये गिवन है, ठीक है। दूसरी बात क्या पूछ रहा है, ग्लासेज आर यूज्ड टू मेक एक्रोमेटिक लेंस, मतलब ये जो लेंस है इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया गया है और उस कॉम्बिनेशन का यूज किया गया है एक्रोमेटिक लेंस बनाने के लिए, ठीक है। एक्रोमेटिक की कंडीशन लेके आनी है, ठीक है, एक्रोमेटिक लेंस बनाना है। इसके लिए जब हम एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बना लेंगे इसका, तो उसकी फोकल लेंथ 20 आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज, तो दोनों की फोकल लेंथ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल है, इस तरीके से है, आपको थोड़ा याद रखना है फॉर एक्रोमेटिक, एक्रोमेटिक लेंस, एक्रोमेटिक लेंस कॉम्बिनेशन जो बनता है उसके लिए कंडीशन होती है, ठीक है। कंडीशन ये होती है ओमेगा 1 अपॉन F1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन F2 शुड बी इक्वल टू 0, ये 0 आना चाहिए, ठीक है। मतलब डिस्पर्सिव पावर अपॉन फोकल लेंथ फर्स्ट लेंस का प्लस डिस्पर्सिव पावर अपॉन सेकंड फोकल लेंथ ऑफ सेकंड लेंस का, दोनों का अगर ऐसे ऐड करेंगे ना ओमेगा 1 अपॉन F1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन F2, कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। सवाल में आपसे क्या पूछा F1 F2 निकालो, ओमेगा 1 ओमेगा 2 का वैल्यू इतना दे रखा है, तो आप पहले इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो इस वाले में,
ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, ये वाला जो रेशियो है ना इसमें कन्वर्ट कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको थोड़ा सा कर देते हैं, ओमेगा 1 अपॉन F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा 2 अपॉन F2। क्लियर है, सही है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 बनाना है इसका। तो देखो ओमेगा 2 को इधर ले आओ, F1 को इधर ले जाओ, ठीक है। तो बताइए क्या बन जाएगा, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल टू माइनस F1 अपॉन F2। ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 कितना दे रखा है, 2:3। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये आएगा 0. सही है, रेशियो सॉल्व करिए, 0. कितना आएगा 666। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू आएगा माइनस 0.67 के आसपास। करेक्ट, ये आ जाएगा। अब देखो इसमें कह रहा है यार, इसमें कह रहा है वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ। आपको F1 और F2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है, F1 और F2 का वैल्यू। तो देखो ये कंडीशन आ रही है आपकी, रेशियो करने पर इतना आना चाहिए, ठीक है। तो रेशियो करने पर इतना आना चाहिए, तो ये कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, पहले में देखो F1 अपॉन F2 का रेशियो करो, 1/2 आ रहा है, मतलब 0.5, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दूसरे में देखो F1 अपॉन F2 का रेशियो -1 आ रहा है, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तीसरे में देखो F1 अपॉन F2 का रेशियो करोगे ना तो यही आ रहा है 0.67, ठीक है। क्लियर है, डिवाइड कर लो इसका, ये 2 डेसिमल तक लिया है इसमें, मैंने फर्स्ट डेसिमल तक लिया है बस, ठीक है। इसलिए हमारा जो आंसर है वो इससे मैच हो जाएगा। F1 अपॉन F2 देखो इससे इतना ही आएगा, डिवाइड करोगे तो 0.67 आ जाएगा, ठीक है। इससे भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो इस तरीके से कंडीशन आपको लगानी है और आंसर आपके सामने आ जाएगा। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में ये कह रहा है कि आपके पास एक कैपेसिटर है, ठीक है। कैपेसिटर विद एयर बिटवीन प्लेट्स हैज कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफैरड, ठीक है। अगर इन प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। तो आप जानते हो अगर प्लेट्स के बीच में एयर है तो कैपेसिटेंस का वैल्यू दे रखा है 8 माइक्रोफैरड। अगर कैपेसिटेंस के बीच में, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जाएगा तो ये हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स कैपेसिटेंस इन एयर, ठीक है। तो आप क्या कर दोगे, एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना दे रखा है, ये एप्सिलॉन आर है, ये क्या दे रखा है, एप्सिलॉन आर 6, और एयर में कितना दे रखा है 8 माइक्रोफैरड। तो सॉल्व करिए तो आंसर आएगा 48 माइक्रोफैरड। 48 माइक्रोफैरड, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। क्लियर, देखो भाई ये प्रॉब्लम है जिसमें कह रहा है कि वेवलेंथ ऑफ k अल्फा एक्सरे लाइन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर z इज इक्वल टू 11 इज लैम्बडा, ठीक है। कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ k अल्फा एक्सरे लाइन फॉर अनदर एलिमेंट एटॉमिक नंबर z इज 4 लैम्बडा। तो z का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है यार, ठीक है। इसको दो तरीके से किया जा सकता है, या तो आप मोजले लॉ से कर लो, ठीक है, या आप ये वाला फॉर्मूला मोजले लॉ से ही बनता है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। 4k अल्फा, देखो 4k अल्फा एक्सरे, k अल्फा एक्सरे के लिए ये रिलेशन होता है 1 अपॉन लैम्बडा k अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, r z माइनस b का होल स्क्वायर होता है, यहाँ पे b का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा रिलेशन, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि r भी कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, ठीक है। तो z माइनस 1 का होल स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन लैम्बडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है भाई, तो लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर।
ओके, अब देखो भाई इसमें ये कह रहा है कि भाई पहला वाला है जो जेड का वैल्यू 11 दे रखा है, लैम्डा दे रखा है, ठीक है। अब कह रहा है दूसरा वाला निकालो, ठीक है। तो सिंपल है, लैम्डा का डिपेंडेंसी ये दे रखा है इस पे, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से सेट कर लोगे, इस रिलेशंस के बेसिस पे आप क्या लिख दोगे, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे ना यार Z1 आएगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा Z1 माइनस 1 का होल स्क्वायर और Z2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो लैम्डा 1 कितना दे रखा है, लैम्डा, लैम्डा 2 और लैम्डा, Z2 निकालना है, Z1 11 माइनस 1 पूरे का होल स्क्वायर, क्लियर। देखो भाई लैम्डा से लैम्डा कट, स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट आएगा, तो बोलो Z2 माइनस 1 अपॉन 11 माइनस 1 10 होल स्क्वायर, चलो पूरा एक बार कर देता हूँ, ठीक है, 1/4 ये आ गया। यहाँ से Z2 माइनस 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1/2, सही है, स्क्वायर हट जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, इधर अंडर रूट से 1/2 आ जाएगा। Z2 माइनस 1 इज इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई करो इधर 2 5 Z10, तो Z2 इज इक्वल टू बोलो 6, ओके। अरे बोलो भाई गंजा, आया, तो Z2 का वैल्यू कितना आ गया 6, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ये रिलेशन होता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि फॉर ए वंडरबॉल गैस द इन्वर्जन टेम्परेचर एट लो प्रेशर H, ठीक है। तो देखो भाई इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, Ti इज इक्वल टू 2A अपॉन R। वंडरबॉल गैस के लिए इन्वर्जन टेम्परेचर Ti बराबर 2A अपॉन R भी होता है, ध्यान रखना। इसमें कंडीशन ये रहती है कि अगर वंडरबॉल गैस का जो टेम्परेचर है वो Ti से ज्यादा हो जाए, Ti से ज्यादा हो जाए, या T लेस देन Ti हो जाए। तो जब T ग्रेटर देन Ti होगा तो हीटिंग इफेक्ट आएगा, और T लेस देन Ti होगा तो कूलिंग इफेक्ट आएगा। मतलब कहने का यह है कि अगर आपके पास कोई भी एक सरंध्र डार्ट है, ठीक है, पोरस प्लग है, तो पोरस प्लग से होकर के आप किसी गैस को ऐसे, आइडियल गैस को ऐसे पास करा रहे हो, तो पास करा रहे हो, तो इस तरीके से अब हम कहेंगे कि अगर T का वैल्यू Ti से ज्यादा है तो यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ के टेम्परेचर के कंपैरिजन में, मतलब आउटपुट पर टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा इनपुट के कंपैरिजन में, ठीक है, तो हीटिंग शो करेगा। और अगर T लेस देन Ti है, इन्वर्जन टेम्परेचर से कम है, तो कूलिंग शो करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट में वंडरबॉल गैस जो है वो कूलिंग या हीटिंग शो करती है, वो डिपेंड करता है इन्वर्जन टेम्परेचर पे, ठीक है। अगर इन्वर्जन टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर है तो हीटिंग, और इन्वर्जन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर है तो कूलिंग शो करेगा, ओके। तो ये जूल थॉमसन इफेक्ट में आता है। तो जूल थॉमसन इफेक्ट, जेट इफेक्ट, तो जेट इफेक्ट में इन्वर्जन टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आता है और जिसका वैल्यू होता है 2A अपॉन RB, ठीक है। यहाँ पे A और B क्या है, ये A और B कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वंडरबॉल गैस का इक्वेशन आप लोग जानते हो, ठीक है। वंडरबॉल गैस का इक्वेशन,
वंडरबल गैस का इक्वेशन इस तरीके से लिखा जाता है फॉर वंडरबल गैस, ध्यान रखना इसमें। वंडरबल गैस या रियल गैस का जो इक्वेशन होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। तो ये इक्वेशन होता है जो आइडियल गैस का, सॉरी इसका रियल गैस का इक्वेशन, ठीक है। आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है? आइडियल गैस का इक्वेशन होता है पी बी इज इक्वल टू एन आर टी, ये आइडियल गैस के लिए होता है। और रियल गैस के लिए ये होता है रियल गैस इक्वेशन। तो रियल गैस इक्वेशन ये होगा, इसमें ये जो ए है ना, ए कांस्टेंट और बी कांस्टेंट, वो है यहाँ पे ए और बी, ठीक है। तो रियल गैस इक्वेशन में जो कांस्टेंट आता है ना प्रेशर वाली टर्म में, वॉल्यूम वाली टर्म में, वो ए और बी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये इनवर्स टेम्परेचर का फॉर्मूला है, ध्यान रखना, और वो होता है 2A/RV। अगर टेम्परेचर इनवर्स टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है तो हीटिंग इफेक्ट शो करेगी, ठीक है, और इनवर्स टेम्परेचर से कम रहता है तो कूलिंग शो करेगी, ओके। तो ये वंडरबल गैस के लिए आता है, क्लियर है, या रियल गैस के लिए आता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है कि रेशियो निकालना है आपको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और एवरेज स्पीड का, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज स्पीड का अगर आपको रेशियो निकालना है तो वो कितना आएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखोगे यहाँ पे 3 स्पीड होती हैं, एक होती है VRMS, एक होती है मोस्ट प्रोबेबल और एक होती है V एवरेज, ठीक है। VRMS जो होता है उसका फॉर्मूला होता है √3RT/m। मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला होता है √2RT/m और V एवरेज का फॉर्मूला होता है √8RT/m, ठीक है। आपसे कह रहा है रेशो निकालो मोस्ट प्रोबेबल टू एवरेज, तो आपको रेशो निकालना है V मोस्ट प्रोबेबल टू V एवरेज। तो देखो मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला क्या है, √2RT/m, और इसका फॉर्मूला क्या है एवरेज का √8RT/m, ठीक है। तो अब देखो जब दोनों का आप रेशियो करोगे तो RT/m से RT/m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा ऊपर √2 मोस्ट प्रोबेबल में, और इसमें क्या आएगा √8/, ठीक है। सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा √2 अपॉन √π ऊपर आ जाएगा √π, और √8 को क्या लिख दोगे 2√2। तो अब देखिए √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा √π/2। तो √π/2 आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। क्या आ रहा है √π/2, तो ये आपका आंसर, तो ये आपका आंसर नंबर 3, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें ये कह रहा है कि आपके पास कोई भी ग्लास स्लैब है, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, यूज्ड टू एज ए पोलराइजर, मतलब इससे पोलराइज लाइट जनरेट की जाती है। इसमें कह रहा है आपसे कि कॉरेस्पॉन्डिंग पोलराइजिंग एंगल निकालो, ठीक है। तो पोलराइजिंग एंगल निकालने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ता है, आपको आप जानते हो ब्रूस्टर लॉ से, अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर लॉ tan IP पोलराइजिंग एंगल का tan लेने पर आता है म्यू। तो IP बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स म्यू। तो IP इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1.5। दिस इज द आंसर। अब देखो tan इनवर्स 1.5 का वैल्यू कौन सा लिखे इनमें से, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए, इसको इस तरीके से आप सोच सकते हो। देखो आप जानते हो कि tan 0 का वैल्यू 0 होता है, tan 30 1/√3, tan 60 √3 और tan 90 इनफाइनाइट। ये कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 1/√3 का वैल्यू कितना आता है
ये हो जाएगा √3/3। ठीक है, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1.73/3। इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू कुछ आएगा 0.57 के आसपास आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.732 और ये है इनफाइनाइट। तो आप देखो आपका जो वैल्यू दे रखा है ना 10 म्यू, ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो म्यू का वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 1.5। ठीक है, तो 1.5 कहाँ आएगा, देखो 0.57 और 1.73 के बीच में आएगा 1.5। तो इसका मतलब 30 और 60 के बीच में आपका आंसर होगा, 30 और 60 के बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। तो अब इनमें से कोई कोई आंसर लेना है आपको। ठीक है, अब देखो आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है इसमें म्यू का वैल्यू कितना देगा 1.5। 1.5 नजदीक किसके है, 60 के नजदीक है। ठीक है, तो आप देखो 60 के नजदीक इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये, तो 60 के नियरेस्ट ये नंबर है, तो इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट से यूपी पीजीटी के पेपर में ऐसे कैलकुलेटर दे के नहीं रखता है, तो आपको आइडिया से ही लगाना है। तो इसका आंसर होगा 56.3। क्लियर है? देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये कह रहा है कि आपके पास प्लेट का वोल्टेज, डायोड के अंदर प्लेट वोल्टेज जो है वो 48 वोल्ट से 50 वोल्ट कर दिया गया है और करंट जो है वो 60 से 70 कर दिया गया है। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालो। तो आप क्या निकाल दोगे, डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ से आप जानते हो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वोल्टेज अपॉन करंट। तो यहाँ पे आ जाएगा चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। डायनेमिक रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है। ठीक है, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। ठीक है, वही ओम्स लॉ लगाना है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट। तो बताइए चेंज इन वोल्टेज कितना आ रहा है 48 टू 50, तो 50 माइनस 48। ओके, अब ये ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, करंट, करंट कितना आ रहा है 60 टू 70, तो 70 माइनस 60। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, अच्छा ये जो है ना वोल्ट में दे रखा है, राइट, तो ये वोल्ट है और ये दे रखा है मिली एम्पियर। ठीक है, अब आप देखिए 50 माइनस 48 करोगे कितना आएगा 2 अपॉन ये कितना आएगा 10 मिली एम्पियर, इस तरीके से। ठीक है, ये मिली एम्पियर में और ये वोल्ट में। तो आप जानते हैं वोल्ट अपॉन एम्पियर जो होता है वो क्या होता है, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ गया 1/5 और इंटू 10⁻⁻³ वोल्ट पर एम्पियर, एम्पियर होता है ओम, ये आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो आप, तो ये हो जाएगा 1000/5 ओम, तो ये हो जाएगा 200 ओम। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा 200 ओम। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1। ओके, देखो नेक्स्ट कह रहा है विस्कोसिटी ऑफ गैस इज ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ। ठीक है, अच्छा ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो इसमें ये रहता है कि आपके जो ट्रांसपोर्ट फिनोमेना होते हैं ना, आप एक ट्रिक याद कर लो इसके लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना वो कई बार यूपीपीजीटी के पेपर में आ चुका है, बहुत फेमस क्वेश्चन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, देखो ट्रांसपोर्ट विस्कोसिटी का भी होता है। ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्ट जो होता है वो मोमेंटम का भी होता है, एनर्जी का भी होता है और मास का भी होता है। ठीक है, तो अगर हमें मोमेंटम का ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, मोमेंटम का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो रिलेटेड होता है विस्कोसिटी से। तो विस्कोसिटी इज ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ध्यान रखिए। दूसरा होता है कंडक्शन का, कंडक्शन आता है कहीं पर भी
तो वो होता है ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी, ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी। अगर कहीं पर भी डिफ्यूजन हो रहा है तो डिफ्यूजन इज ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ मास। ठीक है, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। इसके क्वेश्चन जो है वो आपको मिलते रहेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है विस्कोसिटी ऑफ गैस इज ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ, तो आपका आंसर रहेगा मोमेंटम। ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हो इसको, वी सी डी और एमईएम। वी सी डी एमईएम से आप याद कर लो। ठीक है, विस्कोसिटी कंडक्शन डिफ्यूजन, मोमेंटम एनर्जी मास। ठीक है, तो ध्यान रखना है वीसीडी और ये मोमेंटम है। ठीक है, मोमियम, वीसीडी मोमियम। ठीक है, और ये हो जाएगा मास, ये एनर्जी और ये मोमेंटम। क्लियर? तो ये आप याद रखोगे। ठीक है, बाकी भी पूछ सकता है, कंडक्शन किसकी वजह से होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी, डिफ्यूजन किसकी वजह से होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मास, विस्कोसिटी किसकी वजह से आता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, याद रहेगा। ऑलराइट, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है, जिसमें ये कह रहा है कि व्हेन अ करंट इन अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 8 एम्पियर टू 2 एम्पियर। करंट में कहां से चेंज आ रहा है, 8 एम्पियर से 2 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, कितना टाइम लग रहा है, 3 × 10⁻³ सेकंड लग रहा है। तो दी ईएमएफ जो आ रहा है वो 2 वोल्ट आ रहा है। कह रहा है सेल्फ इंडक्टेंस निकालो। तो आप जानते हो सेल्फ इंडक्टेंस अगर आपको निकालना है तो आप जानते हो, अगर किसी भी अगर आपके पास कोई भी इस तरीके से कॉइल है, ठीक है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस एल है, इसमें करंट टाइम वेरिंग करंट डाल दिया आपने। ठीक है, तो इसमें ईएमएफ आता है। तो उसका जो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, -L/di/dt। ठीक है, ये आ जाएगा इंड्यूस ईएमएफ। इसका वैल्यू निकाल, इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू देखो कितना दे रखा है, 2 = -L का वैल्यू निकालना है। चेंज इन करंट, चेंज इन करंट मतलब हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं -L और ये हो जाएगा ΔI अपॉन ΔT। ΔI मतलब चेंज इन करंट अपॉन ΔT मतलब चेंज इन टाइम। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा, तो देखो L DI कितना दे रखा है, 8 एम्पियर से कितना हुआ, 2 एम्पियर, मतलब 2 - 8, फाइनल माइनस इनिशियल करना है। ठीक है, अपॉन टाइम कितना लग रहा है, 3 × 10⁻³ यहाँ से अब आपको L का वैल्यू निकालना है। तो पहले आप सॉल्व कर लो। 2 = कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 में से 2 गए तो -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो L × 6 अपॉन 3 × 10⁻³। ठीक है, अब ये आप सॉल्व कर लो। 2 × 3 = 6, 3 × 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से L का वैल्यू आ गया 10⁻³ हेनरी, या आप इसको लिख सकते हो L = 1 मिली हेनरी। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू प्लांक एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर विद फ्रीक्वेंसी न्यू एंड इट्स इंटीग्रल मल्टीपल इज। ठीक है, तो देखो इसमें ना क्वेश्चन में आपसे एवरेज एनर्जी का वैल्यू ही पूछा है प्लांक ऑसिलेटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो प्लांक के अकॉर्डिंग तो जो एवरेज एनर्जी आती है न्यू से लेके न्यू प्लस डी न्यू रेंज में, तो वो ऐसे लिखी जाती है, आपने पढ़ा होगा, यू न्यू डी न्यू = 8π/h²8π/h न्यू का होल क्यूब। ठीक है, अपॉन में आएगा CQ और यहाँ पे आएगा 1/e⁻h न्यू अपॉन KBT -1। ठीक है, तो ये इंटू डी न्यू, ये इस तरीके से आता है। तो ये होता है, ठीक है, एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इस तरीके से आता है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो फैक्टर है वो कितना आएगा, तो एवरेज एनर्जी का जो फैक्टर आएगा वो इस तरीके से आ जाएगा। इसमें एवरेज एनर्जी का फैक्टर यहाँ पे आएगा h न्यू अपॉन में e⁻
एच न्यू अपॉन केवीटी माइनस 1, ये वाला रहेगा। तो आपको अगर ये फॉर्मूला पता है तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। ऊपर आ रहा है एच न्यू और नीचे आ रहा है e पावर एच न्यू अपॉन केवीटी माइनस 1। ये एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है, प्लैंक ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी एच न्यू अपॉन e पावर एच न्यू अपॉन केवीटी माइनस 1। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर ये जो ऑप्शन दे रखे हैं देखो, ये तो नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, ठीक है, और इसमें +1 आ रहा है, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना ये प्लस आएगा, ठीक है। तो ये आपका 42 है। ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, जिस प्रॉब्लम में एक डाइपोल दे रखा है आपके पास। डाइपोल 5 कूलम -5 माइक्रो कूलम से बना हुआ है और ये 8 मिलीमीटर डिस्टेंस है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है? 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द डाइपोल सेंटर एक्सिस पे, और ये निकालना है आपको 20 सेंटीमीटर अवे अ लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, मतलब ये इक्वेटर पर निकालना है, ठीक है। तो दो प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें ये कह रहा है आपके पास एक डाइपोल है, ये डाइपोल ले लो, इसका एक चार्ज दे रखा है 5 माइक्रो कूलम, दूसरा दे रखा है -5 माइक्रो कूलम और सेपरेशन दे रखा है 8 मिलीमीटर। तो पहले आपको क्या करना है, इसमें पहले आपको डाइपोल मोमेंट निकालना है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर Q इंटू डी। तो एक चार्ज ले लो कोई सा भी 5 माइक्रो कूलम और डिस्टेंस दे रखी है 8 मिलीमीटर। सॉल्व कर लो तो 5 10⁻⁻6 8 10⁻⁻3, ठीक है, ये आ जाएगा। तो 40 इंटू 10⁻⁻9, ठीक है, यहाँ ले सकते हो 4 इंटू 10⁻⁻। तो ये आपका आ जाएगा कूलम इंटू मीटर। तो ये आपका डाइपोल मोमेंट आ गया। आपसे कह रहा है एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, और एक बार तो एक्सिस पूछ रहा है और एक पूछ रहा है एक्सिस के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाली एक्सिस पे निकालो, ठीक है। तो एक्सिस पे निकालोगे तो यहाँ का फॉर्मूला होता है 2kp/r³। तो आप लगा दो 2kp/r³। तो 2 e का वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 और p का वैल्यू ये आ गया 4 × 10⁻⁻8 अपॉन डिस्टेंस दे रखी है 25 सेंटीमीटर एक्सिस पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 का 25 × 10⁻⁻2 इसका होल क्यूब, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। ये हो जाएगा 9 × 2 = 18 30 72 और ये हो जाएगा डिवाइड बाई 625 डिवाइड बाई 25। तो ये कुछ आंसर आ रहा है आपका 0.004608, ठीक है, 0.004608 इंटू 10⁻⁴। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 9 और ये 6, ठीक है, 15 और -8 7 का मल्टीप्लाई आप कर दोगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आपके जो ऑप्शन मैच हो रहे हैं उसमें 4.6 है, यहाँ पर भी 4.6 आ जाएगा। तो 3 छोड़ के पॉइंट लगा दोगे आप, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4.6 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, ये आ जाएगा।
ओके, तो 4.6 × 10⁴ क्लियर है। तो दूसरा ऑप्शन ये देखो, ये इसमें एक प्लस है और एक माइनस है, ठीक है, तो यही आपको निकालना था। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आप निकाल के देख सकते हो, यहां पर भी आप निकाल सकते हो इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे निकालोगे तो ये आ जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है इक्वेटर पे जब आप निकालते हो ना, ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ई, और ये इक्वेटर पे जो फॉर्मूला होता है वो निकलता है KP/R3। लेकिन ध्यान रहे R का वैल्यू 20 है, ठीक है, तो इसका जस्ट हाफ मत कर देना, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो इसका वैल्यू आएगा 4.5 10⁴ तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये ऑप्शन आपका जो है मैच हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। इसमें माइनस दे रखा है इसलिए इसको डायरेक्ट भी कह सकते हो, सेकंड ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, इसमें माइनस दे रखा है, इसमें प्लस दे रखा है, तो ये आपका आंसर है प्लस में, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी डायरेक्शन वगैरह की बात नहीं की है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ये कह रहा है कि मैग्नेटिक इंडक्शन निकालिए, ठीक है, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लॉन्ग वायर कैरिंग करंट 20 एम्पियर। ये एक लॉन्ग वायर है, ठीक है, इसमें करंट का वैल्यू दे रखा है 20 एम्पियर। कह रहा है इस लॉन्ग वायर से कुछ डिस्टेंस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू लॉन्ग वायर की वजह से आता है μ0I अपॉन 2πr। तो ये हो जाएगा 4π × 10⁻⁻⁷। आई का वैल्यू देखो दे रखा है 20 एम्पियर, तो यहाँ पुट कर दोगे 20 अपॉन 2π, और देखो डिस्टेंस कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 × 10⁻⁻2 मीटर, राइट। ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा, ये 10 कैंसिल हो गया 4, तो b = 4 × नीचे से ऊपर आएगा तो 10⁻⁻⁵। आंसर टेस्ला में आएगा, ठीक है। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। देखो भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम में ये कह रहा है कि लिसाजो फिगर का शेप किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप जानते हो लिसाजो फिगर डिफरेंट शेप के बनते हैं, जो कि एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। दोनों वेव सुपरपोज होने वाली वेव्स की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के रेशियो पे डिपेंड करता है। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का रेशियो क्या है उस पर डिपेंड करता है। दो वेव्स का एम्पलीट्यूड ए और बी क्या होता है उस पर डिपेंड करता है, और फेज डिफरेंस फाई पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज पर डिपेंड करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि आपके पास क्वार्टर वेव प्लेट का थिकनेस निकालना है आपको, ठीक है, और ये आपको दे रखा है, ठीक है, और आपको क्वार्टर वेव का थिकनेस निकालना है। तो देखो भाई, क्वार्टर वेव का थिकनेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, d = λ/4 μ0 माइनस म्यू, ये आप लगा सकते हो, ठीक है। ये ऑर्डिनरी रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए है, ठीक है। तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेमडा का वैल्यू कितना दे रखा है 6500 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻10 अपॉन 4 इंटू म्यू0 का वैल्यू है 1.544 माइनस म्यू ई का वैल्यू है 1.558, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करने पे क्या मिल जाएगा, ओके भाई, इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर, ठीक है, देखो ये हो जाएगा 6500 10⁻⁻⁴ 10, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4
और ये हो जाएगा 0.014, ठीक है, 0.014। तो ये हो जाएगा 65/56 10⁻⁻, ये हो जाएगा 8, और यहाँ से आएगा 10⁻⁻3, ठीक है, और ये हो जाएगा +3 ऊपर जाके। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कुछ आ जाएगा 1.14 समथिंग इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। हाँ, तो अभी आप क्या करोगे, माइक्रोमीटर बनाना है इसको ना, ऐसा आ जाएगा। तो ये 11.4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, तो लगभग 11.4 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा। तो आप देख लो आपका कौन सा 11.4 के आसपास कौन सा ऑप्शन है। हाँ, या ध्यान रखना है माइनस का आएगा, इसलिए मैंने मोड ले लिया, ठीक है, तो प्लस का ही लेना। तो ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से है, ठीक है, जिसमें ये कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट करंट किसकी वजह से आता है, ठीक है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ID इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन dt, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन dt, और यहाँ पे फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, ये आ जाएगा E.S, ठीक है। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एस, और ये हो जाएगा डी अपॉन dt, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट। तो देखो डिस्प्लेसमेंट करंट किसकी वजह से आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट आ रहा है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इसकी वजह से आ रहा है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम डिपेंडेंस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम वेरिंग पे डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करता है, तो ये फैक्टर आएगा। अगर ये फैक्टर जिंदा है तो आईडी भी जिंदा होगा, ठीक है, मतलब ये नॉन जीरो है तो ये आईडी भी नॉन जीरो रहेगा। तो आप क्या कह सकते हो, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से जनरेट होता है, ठीक है, क्लियर है।